So, hello everyone. Let's continue our classes. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों ने डिबेंचर्स चैप्टर्स की बातें करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। और आज के हमारे क्लास डिबेंचर्स से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले ना आई वुड लाइक टू से कि आप डिबेंचर्स पढ़ने से पहले अपने माइंड में ना एक बात सेट कर लो कि पूरा का पूरा डिबेंचर्स 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट पोर्शन जिसे हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। याद रखिएगा, हमें जो डिबेंचर्स पढ़ने हैं ना, ये पूरे के पूरे डिबेंचर्स फॉर क्लास 12th, फिर चाहे आप बोर्ड्स की बातें करो या फिर आप सीयूईटी की बातें करो, बोर्ड्स एज वेल एज सीयूईटी में डिबेंचर्स 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स और सेकेंड पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो गाइज, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा, 2 बातें आप मेरी जरूर याद रखें। जब भी आप डिबेंचर्स पढ़े, जब भी आप डिबेंचर्स रिवाइज करें, तो एक बार ना इशू ऑफ शेयर्स, मैं फॉरफीचर एंड री इशू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा इशू ऑफ शेयर्स। आप एक बार इशू ऑफ शेयर्स को जरूर रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे ना, याद है इशू ऑफ शेयर्स? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसीडरेशन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन, इशू ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स, वेंडर, लमसम, इंस्टॉलमेंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रो राटा अलॉटमेंट, जितनी बातें आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ी हैं, 80% से ज्यादा बातें आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स में मिलने वाले हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़े, एक बार इशू ऑफ शेयर्स को जरूर रिवाइज करें। चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है ना, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैं रिपीट कर दे रहा, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। और इशू ऑफ डिबेंचर्स में ना, जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़े थे, तो आई गेस आपको याद होगी कि जब मैंने इशू ऑफ शेयर्स आपको डिस्कस किया था, तो सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस किए थे। व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपने सीखे थे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ोगे ना, तो यहां पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट सीखने हैं। सर, कौन कौन से थ्योरी पढ़ने हैं? आइए वन बाय वन करते हैं, है ना? इट्स वेरी इजी। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, व्हाट इज अ डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है? कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पहले से पता होता है, बट हम लोग अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख नहीं पाते। एग्जाम्स में भी ऐसी कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स काफी अच्छा नॉलेज तो रखते हैं, चीजों को जानते जरूर है, पर वो अच्छे लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आइए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। गाइस, सबसे पहली बात, जब भी आप डिबेंचर सुनोगे ना, डिबेंचर जैसे शेयर्स फिनेंशियल सिक्योरिटीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डिबेंचर भी एक फिनेंशियल सिक्योरिटी है। फिनेंशियल सिक्योरिटी यानी डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटन एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। जब भी हम लोग डिबेंचर को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग कहेंगे अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। बोला सर, ये एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब जब 2 पार्टी आपस में मिलकर कोई ट्रांजैक्शन करने वाली है और दोनों उस ट्रांजैक्शन को अग्री करती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं।
गाइज, डिवेंचर इज अ रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेप्ट। बोला सर डेप्ट क्या है? डेप्ट मीन्स लोन, डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेप्ट का मतलब है वो कर्ज, वो लाइबिलिटीज जो कंपनी 1 साल के बाद रीपे करेगी किसी भी ड्यूरेशन पे। नाउ सो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ये एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट है जो कर्ज की बातें कर रहा है। एक्चुअली ना, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि सर आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ओनर बने, हम आपको अपने कंपनी के कैपिटल में, पूंजी में हिस्सा देंगे, शेयर्स देंगे। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हो। पर जब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है बिल्कुल शेयर्स की तरह, तो कंपनी आपको डिबेंचर्स तो दे रही है, कंपनी आपसे पैसे तो ले रही है, पर कंपनी आपको ओनर नहीं बोलेगी, कंपनी के आप मालिक नहीं बनोगे, आप कहलाओगे क्रेडिटर्स। क्या कहलाओगे आप? क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स। डिबेंचर जो परचेज करते हैं, कंपनी जिन्हें डिबेंचर इशू करती है, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। एक्चुअली ना, कंपनी कर्ज दे रही है आपको, सॉरी, एक्चुअली कंपनी कर्ज ले रही है आपसे। आप डिबेंचर के बदले कंपनी को जो पैसे दोगे, कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, वो कर्ज है जो कंपनी कुछ वर्षों के बाद आपको लौटाएगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। सो वंस अगेन, डिबेंचर रिप्रेजेंट अ फॉर्मल लोन एग्रीमेंट। डिबेंचर क्या है? फॉर्मल लोन एग्रीमेंट। मैंने तो पहले भी कहा था, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट का मतलब कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट हो रही है, जहां डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसे दे रहे, किस नाम से? लोन। हम लोग लोन दे रहे कंपनी को। आगे बढ़ते हैं गाइस। इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट्स में क्या होते हैं, डिबेंचर एग्रीमेंट्स में, डिबेंचर बॉन्ड्स में क्या चीजें लिखी होती हैं? मैं कुछ अच्छी बातें आपको सिखाता हूं। सबसे पहले, डिबेंचर एग्रीमेंट एक अंडरटेकिंग है, एक प्रॉमिस है टू रीपे द प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम का मतलब होता है टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये देखिए, प्रिंसिपल का मतलब, जैसे लोन होता है ना, लोन में एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट पार्ट होता है ना। लोन का 2 पोर्शन होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप 100 रुपीज के डिबेंचर परचेस करोगे तो 100 रुपीज इज द प्रिंसिपल अमाउंट, और कंपनी क्योंकि आपसे कर्ज ले रही है तो कंपनी आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट देने वाली है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट मींस टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आपने 5 लाख रुपीज के डिबेंचर खरीदे तो 5 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। ये देखिए, रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन और आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो डिबेंचर एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि कंपनी डिबेंचर का जो फेस वैल्यू, जो डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितने वर्षों, कितने दिनों के बाद आपको लौटाएगी। नंबर 2, डिबेंचर एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट। देखिए बॉस, आपने डिबेंचर खरीदा तो आपका पैसा कंपनी के पास है, लोन के नाम से, कर्ज के नाम से, वो तो आपका है ही, वो तो कंपनी आपको लौटाएगी। पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, साथ में कंपनी आपको लौटाएगी इंटरेस्ट। क्या लौटाएगी आपको? इंटरेस्ट। फ्री में कर्ज नहीं ना देंगे, कंपनी को हम लोग पैसे क्यों दे रहे? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर है, हमें तो कुछ रिटर्न चाहिए, तो कंपनी हमें डिबेंचर्स के बदले इंटरेस्ट देती है। तो सेकंड पॉइंट यही लिखा है मैंने, अ कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट
कंपनी इंटरेस्ट किस रेट से देती है? ज्यादातर केसेस में ये इंटरेस्ट का रेट ना फिक्स होता है। क्या होता है ये? फिक्स्ड। पर कभी कभी आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। बोला सर ये फिक्स और फ्लोटिंग क्या है? फिक्स रेट मींस कि अगर मैंने कह दिया 10% पर एनम इंटरेस्ट, तो जब तक आप डिबेंचर होल्डर कंपनी के हो, एवरी ईयर 10% पर एनम के रेट से कंपनी आपको इंटरेस्ट देते रहेगी। लेकिन अगर कंपनी ने फ्लोटिंग रेट का वादा किया, तो इसका मतलब जो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होगा वो एवरी ईयर सेम हो, ये जरूरी नहीं है। वो कभी कम कभी ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली आप देखोगे कि ज्यादातर इंटरेस्ट रेट फिक्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो इंटरेस्ट कंपनी हमें देती है डिबेंचर्स के बदले, ये रेगुलर इंटरवल पर देती है। बोला सर इंटरवल मींस जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, मतलब कुछ ड्यूरेशन के बाद देती है। बोला सर कितना ड्यूरेशन, कितना इंटरवल? आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट टिपिकली, मतलब ज्यादातर केस में हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं। डिबेंचर्स पे ना कंपनी एवरी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट पे करती है। याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वंस अगेन, डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स पे पे करती है। अंटिल, बोला सर कब तक इंटरेस्ट मिलेगा? अंटिल फुल रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जब तक आपके डिबेंचर्स के पैसे आपको लौटा ना दिया जाए। बात समझ में आ रही? अच्छा, आपको पता है ये जो रीपेमेंट होता है ना, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, इसी को हम लोग कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब ही रीपेमेंट। जब आप कंपनी के डिबेंचर परचेज किए, खरीदे, तो आपने कंपनी को पैसे दिया, कंपनी ने आपको डिबेंचर के सर्टिफिकेट्स दिए। यह है इशू ऑफ डिबेंचर। और कुछ वर्षों के बाद जब कंपनी आपको आपके पैसे लौटाएगी और डिबेंचर के उन सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर देगी, तो वो प्रोसेस हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट जो मैंने आपके लिए लिख रखा है, आइए जरा इसकी भी बातें करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अ पर्सन होल्डिंग डिबेंचर्स। जैसे हम लोग पढ़े ना, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। ठीक उसी तरह से जिनके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं दे आर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। तो शेयर होल्ड करोगे आप तो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्ड करोगे आप तो डिबेंचर होल्डर्स। सो वंस अगेन, पर्सन होल्डिंग डिबेंचर्स आर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। जैसे हमने क्या पढ़ा था, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, प्रपोर्शनेट ओनर। आप जितने का शेयर खरीदोगे उस हिस्से के, उस पोर्शन के आप ओनर बनोगे। बिल्कुल उसी तरह से जो कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं ये ओनर नहीं बनते, ये कहलाते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटी होल्डर्स, कंपनी के कर्जदार है वो, है ना। वंस अगेन, जो डिबेंचर खरीदेंगे वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स है, कंपनी फ्यूचर में उन्हें पैसे लौटाएगी। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर्स ना दो तरह का होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्रेडिटर्स दो होते हैं, मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा। एक होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। कौन से क्रेडिटर्स? ट्रेड। मैं रिपीट कर रहा, एक होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स और एक होते हैं, ये देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 11 से। ट्रेड क्रेडिटर्स का मतलब है जिनसे हमने उधार में गुड्स या सर्विसेज खरीदा है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम पैसे लौटा देंगे। ये करंट लाइबिलिटी होते हैं। और एक होते हैं लोन क्रेडिटर्स। लोन क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स है जिनसे हमने कोई सामान नहीं खरीदा, कोई सर्विसेज नहीं ली,
हमने उनसे लोन लिया है, लोन, पैसे लिया। और जनरली ज्यादातर केसेस में ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, याद रखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस पूरे स्लाइड में सीखा कि डिबेंचर एक रिटन एग्रीमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। ये डेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिबेंचर जो परचेज करते हैं वो डिबेंचर होल्डर है। डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं होते, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि अगर आप डिबेंचर खरीदते हो किसी कंपनी का, तो कंपनी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, कुछ वर्षों के बाद आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटाएगी एज पर दी डिबेंचर एग्रीमेंट। और साथ में अलोंग विद द प्रिंसिपल एवरी हाफ ईयर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करने वाली है। इंटरेस्ट का रेट कभी फिक्स होता है, कभी फ्लोटिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये है लीगल डेफिनेशन, डिबेंचर्स का लीगल डेफिनेशन। बोला सर लीगल डेफिनेशन? देखिए अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन, जो मीनिंग, जो वर्ड्स, जो टर्म्स बताया ना, वो एक लॉजिकल, वो एक सेल्फ बेस्ड डेफिनेशन था जो मैंने खुद से एडिट करके आपको प्रेजेंट करा। अब मैं लॉ की भाषा में आपको बता रहा कि डिबेंचर्स के बारे में हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या कहा। ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स। लीगल डेफिनेशन किसने दिया? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 30, जब भी हम लोग सेक्शन के बाद ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखते हैं ना, उसको सब सेक्शन कहते हैं। पहले भी मैंने बताया, आई होप आपको याद होगा। सो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 डिफाइंस डिबेंचर टू इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स होता है ना, तो फिनेंशियल सिक्योरिटीज को भी स्टॉक कहा जाता है, जैसे कि डिबेंचर स्टॉक। तो डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर्स के लिए ना बॉन्ड वर्ड का भी यूज किया जाता है कई बार, याद रखिएगा। एंड अदर कंपनी सिक्योरिटीज, सॉरी, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी, ऐसा कोई भी स्टॉक एंड सिक्योरिटी जो डेप्ट को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे? डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्ज। जनरली वो डिबेंचर्स के मीनिंग का पार्ट है, वो डिबेंचर्स में इंक्लूड किया जा सकता है। कंपनी लॉ कहती, कंपनी एक्ट कहती है वेदर और नॉट कंस्टिट्यूटिंग, फिर चाहे वो डिबेंचर, फिर चाहे वो डेप्ट, वो बॉन्ड किसी कंपनी एसेट के अगेंस्ट में चार्ज किए गए हो या ना किए गए हो। बोलो सर ये क्या चीज है भाई? देखिए इसका मतलब ना सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आप बैंक जाते हो लोन लेने के लिए, लेट सपोज आपको 10 लाख रुपीस का लोन लेना है, तो आप जैसे ही बैंक में जाओगे, मैनेजर साहब को बोलोगे सर अपने को लोन चाहिए, तो मैनेजर साहब आपको बोलेंगे बाबू बदले में क्या दोगे? मॉर्गेज गिरवी रखनी पड़ती है ना, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर्स, कुछ तो एसेट्स देना पड़ेगा, बैंक गारंटी मांगती है। ठीक उसी तरह से जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर्स, तो कंपनी भी तो पब्लिक से कर्ज मांग रही है, तो कंपनी भी अपने डिबेंचर्स के अगेंस्ट अपने बिजनेस के, अपनी कंपनी के एसेट्स को मॉर्गेज करती है। इसका मतलब जैसे डिबेंचर इशू करा तो हमने प्लांट एंड मशीन को मॉर्गेज किया, हमने लिखकर दिया कि इफ इन फ्यूचर कभी भी कंपनी अगर डिबेंचर के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पाएगी तो डिबेंचर होल्डर ये प्लांट एंड मशीन बेच डालेंगे। अगर बिल्डिंग्स को हमने चार्ज किया तो डिबेंचर होल्डर बिल्डिंग्स को बेच डालेंगे। ऐसा नहीं कि जब मर्जी बेच दिया, तब जब कंपनी अपने इंटरेस्ट या डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर पा रही। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखेंगे फ्रेंड्स, डिबेंचर्स आर एविडेंस ऑफ डेप्ट। डिबेंचर डेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, डिबेंचर लोन को रिप्रेजेंट करता है, डिबेंचर कर्ज को रिप्रेजेंट करता है। और ये डिबेंचर्स
अक्सर कंपनी, मोस्टली कंपनी किसी ना किसी एसेट के ऊपर चार्ज करती है, सिक्योर करती है, यानी कोई ना कोई एसेट को उस डिबेंचर के नाम पे मॉर्गेज किया जाता है। वो एसेट कंपनी के एसेट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, डिबेंचर्स। आई होप व्हाट इज डिबेंचर, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लासिफिकेशन मींस आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आपको याद है जब हम लोग शेयर्स पढ़ रहे थे तो शेयर्स में हमने दो टाइप्स के शेयर्स पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। शेयर्स तो दो ही होते हैं, एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी। बट डिबेंचर क्लासिफाई करने के कई सारे बेसिस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स क्लासिफाई किए जाते ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। बोला सर ये क्या है, अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा आप याद रखेंगे डिबेंचर क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम ड्यूरेशन, समय। डिबेंचर क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते हैं, छोटे छोटे थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। डिबेंचर क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पर भी बातें करेंगे हम। डिबेंचर क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। सर कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। मैंने कहा था ना, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है। उस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट भी कहा जाता है। सो वंस अगेन, डिबेंचर क्लासिफाई करने के एक नहीं मल्टीपल बेसिस होते हैं। टोटल मैंने कितने बताए? 5। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर यानी टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। ये सारी बातें आपको पॉइंट वाइज याद रखनी है। आइए वन बाय वन इसको समझते हैं और आज हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को कवर करेंगे, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम लोग आज बातें करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कभी आप डिबेंचर्स को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करोगे तो याद रखिएगा डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स और एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। वंस अगेन, सिक्योरिटी बेसिस पर दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड। वंस अगेन, अनसिक्योर्ड क्या है? अनसिक्योर्ड वो डिबेंचर्स है जिसके अगेंस्ट कंपनी ने अपने किसी एसेट को मॉर्गेज नहीं किया। कंपनी आपको कोई एसेट गारंटी नहीं दे रही। हमने कोई प्लांट, कोई मशीन, कोई बिल्डिंग्स, कोई स्टॉक, कोई इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी डिबेंचर के नाम पे मॉर्गेज नहीं किया है। ऐसे डिबेंचर को ना नेकेड डिबेंचर्स भी कहते हैं। कौन सा डिबेंचर्स कहते हैं? नेकेड डिबेंचर्स। क्योंकि डिबेंचर्स खुद अकेले स्टैंड कर रहे, इनके साथ कोई भी सिक्योरिटी अटैच नहीं किया गया। याद रखिएगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑल्सो नोन एज सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड। बोला ना, इसके बदले कोई एसेट गिरवी नहीं रखा है अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कंपनी एसेट। कंपनी का कोई भी प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इक्विपमेंट्स, स्टॉक, कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया। डिबेंचर के साथ कोई एसेट अटैच नहीं किया गया। होल्डर्स यानी जो डिबेंचर खरीदेंगे, ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ऐसे डिबेंचर को खरीदने वाले अनसिक्योर्ड यानी उनके पास किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनको हमने कोई एसेट का टाइटल नहीं दिया कि ले भैया अगर मैं पैसा ना दूं तो ये वाला बेच देना, ऐसा हमने नहीं बोला है, ठीक है। इस तरह के डिबेंचर्स को अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स? सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिन्हें हम लोग एसेट बैक्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं। एसेट बैक्ड डेब्ट
इंस्ट्रूमेंट्स, डेप्ट मतलब लोन, डेप्ट मतलब कर्ज, ऐसा कर्ज जिसके अगेंस्ट हमने किसी एसेट को चार्ज किया, हमने किसी एसेट को मॉर्गेज किया। देखिए मैंने लिखा है दीज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर कंपनी एसेट्स। ये वो डिबेंचर्स है जो किसी ना किसी कंपनी एसेट के अगेंस्ट में इशू किए गए। हमने कोई एसेट का टाइटल अटैच कर रखा है ना, कि कल को हम पैसे ना दे पाए, इंटरेस्ट ना दे पाए, तो आप ये एसेट बेच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ द कंपनी कैन नॉट रीपे, अगर कंपनी भविष्य में नहीं चुका पाई ऑन द ड्यू डेट, सही समय पर डिबेंचर के पैसे, डिबेंचर होल्डर कैन रियलाइज देयर ड्यूज, तो डिबेंचर होल्डर अपना ड्यूज वसूलेंगे, रियलाइज करेंगे फ्रॉम मॉर्गेज एसेट्स, उस एसेट से जो कंपनी ने मॉर्गेज किया था। बात समझ में आ रही? यहां पर ना इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन है, एक संतुष्टि है कि चल भैया ये पैसा नहीं मिला तो ये वाला संपत्ति हम बेच देंगे। आई होप क्लियर है आपको। सो वंस अगेन, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के डिबेंचर्स हो गए? दो, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ये रहा अनसिक्योर्ड और ये रहा सिक्योर्ड। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इसके बाद जो है ना गाइस, अब हम लोग बातें करेंगे टेन्योर, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर यार टाइम का क्या रोल है? टाइम का तो रोल है ना, कंपनी डिबेंचर बेच रही है, इशू कर रही है, मींस आपसे कर्ज मांग रही है, कभी तो कर्ज लौटाएगी। बोला कब लौटाएगी? यही तो है टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू। टेन्योर का मतलब ही होता है व्हेन डिबेंचर होल्डर्स विल गेट बैक देयर मनी, उनको उनका पैसा कब मिलेगा। ये देखिए टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल याद है थोड़ी देर पहले अभी मैंने कहा था, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, सो रिडीमेबल मतलब कब पैसे लौटाएंगे। अगर कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करती है, अगर कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करती है, तो ऐसे डिबेंचर्स कंपनी इशू के वक्त जब आपको बेचती है ना, तभी बता देती है कि हम पैसे कब लौटाएंगे। 5 इयर्स, 7 इयर्स, 3 इयर्स, जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि देखो सर आज मैं आपको डिबेंचर दे रहा, 5 इयर्स के बाद हम आपको ये रिडेम्पशन करेंगे, हम आपको इसके पैसे लौटा देंगे। ये है रिडीमेबल डिबेंचर्स। देखिए मैंने लिख रखा है रीपेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। अब स्पेसिफाइड पीरियड 3 इयर्स भी हो सकते हैं, 5 इयर्स भी हो सकते हैं, 7 इयर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो तो डिबेंचर के एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। नाउ ये जो रिडेम्पशन होगा, ये जो कंपनी डिबेंचर के पैसे लौटाएगी, ये कंपनी लमसम में भी लौटा सकती है या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी लौटा सकती है। बोला सर ये क्या चीज है? आप सपोज करो कि कंपनी ने 50 लाख रुपीस का डिबेंचर इशू किया और कंपनी ने कहा कि आफ्टर 5 इयर्स हम ये पैसे आपको लौटा देंगे, रिडेम्पशन करेंगे। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, जब ये 5 साल का टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, या तो कंपनी पूरे 50 लाख सिर्फ एक बार में, है ना, आपको हैंडओवर कर देगी कि लो भैया 50 लाख रुपए अपने, टाटा बाय बाय खत्म। या फिर हो सकता है कि कंपनी आपसे कहे कि सर ये जो 50 लाख रुपए डिबेंचर्स के आपने दिए थे, ये हम आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में लौटाएंगे। 5 इंस्टॉलमेंट्स सपोज एनुअली, मान लेते हैं कि हर साल। तो आप सोचो ना, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 50 लाख को 5 ईयर से डिवाइड कर दो आप, तो कंपनी 5 साल के बाद 50 लाख रुपए नहीं देगी, कंपनी देगी सिर्फ 10 लाख रुपए। 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 10 लाख हुए ना, तो 10 लाख रुपए लौटा दिया। फिर अभी भी कंपनी ने कितना का डिबेंचर रख रखा है? 40 लाख का। आपके पास कंपनी के 40 लाख के डिबेंचर है, तो अब 1 साल के बाद फिर 10 लाख रुपए देगी, कुछ डिबेंचर होल्डर का फिर रिडेम्पशन हो जाएगा।
अब कंपनी के पास कितने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है? 30 लाख। फिर एक साल के बाद 10 लाख के डिवेंचर पेमेंट होंगे, अभी भी 20 लाख। फिर एक साल के बाद 10 लाख के डिवेंचर पेमेंट होंगे, अब 10 लाख। और फिर एक साल के बाद 10 लाख के डिवेंचर होंगे, एंड द एंड सारे डिवेंचर रिडीम्ड। तो या तो रीपेमेंट एक बार में होगा या रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा, याद रखेंगे, ठीक है? तो इस तरह के डिवेंचर को रिडीमेबल डिवेंचर्स कहते हैं, जो कंपनी रीपेमेंट अपने जीते जी, कहने का मतलब कंपनी ठीक ठाक चल रही है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पेमेंट कर दिया जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, डिवेंचर होल्डर के पैसे लौटा दिए जाते हैं। अच्छा, एक होता है इररिडीमेबल डिवेंचर्स। इररिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स है जो कंपनी रिडेम्पशन पीरियड के बिना इशू करती है। मतलब ऐसे डिवेंचर जब कंपनी बेचती है ना, तो कंपनी नहीं बताती कि वो पैसे कब लौटाएगी। इनफैक्ट वो पैसे लौटाती नहीं है, तब तक पैसे नहीं लौटाती जब तक कंपनी चल रही है। तो बोला सर पैसे कब मिलेंगे? पैसे उस दिन मिलेंगे जिस दिन कंपनी बंद होगी, जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। ये देखिए, एक बार पढ़ता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्सो कॉल्ड परपीचुअल डिवेंचर्स। याद है शेयर्स में मैंने कंपनी का जो फीचर्स बताया था, परपीचुअल, वो वर्ड मैंने वहां यूज किया था, परपीचुअल सक्सेशन। कहा था ना कंपनी का इंडेफिनिट लाइफ होता है, लंबे समय तक चलती है, क्योंकि ढेर सारे शेयर होल्डर, ढेर सारे ओनर, तो जल्दी कंपनियां बंद नहीं होती है ना। उसी तरह से इररिडीमेबल डिवेंचर में परपीचुअल डिवेंचर मींस कि ये वो डिवेंचर है जो लंबे समय तक कंपनी होल्ड करती है, कंपनी पैसे नहीं चुकाती, रीपेमेंट नहीं करती। कब तक सर? तब तक जब तक कंपनियां चल रही है। जिस दिन कंपनी बंद होगी, वजह कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, इसको बोलते हैं दीज आर नॉट रीपेबल। ये पैसे नहीं दिए जाएंगे ड्यूरिंग कंपनीज लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चल रही है, लाइफ टाइम, जिंदा है ना। रीपेमेंट अकर्स, रीपेमेंट होगा, कंपनी पैसे देगी। कब? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जिस दिन दुकान, जिस दिन कंपनी परमानेंट बंद होगी। बात समझ में आ रहा? सो वंस अगेन, रिडीमेबल मींस कंपनी अपने लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में 2, 4, 5, 10 सालों में पैसे लौटा देगी। ये बता देती है, जब इशू करती ना तभी बता देती है कब लौटाएंगे। पर ये वाले केस में कंपनी नहीं बताती कि कंपनी पैसे कब लौटाएगी, क्योंकि कंपनी कह रही है पैसे उस दिन लौटाएंगे जिस दिन कंपनी बंद होगी। दैट्स ऑल। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ना, वो है कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बस सर कन्वर्टिबिलिटी मींस, देखिए कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है ना कि कंपनी जब डिबेंचर्स के पैसे लौटाती है, रिडेम्पशन करती है, तो कई बार कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को, अपने इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देती है कि सर आप अगर चाहो तो आप पैसे ना लो, बदले में हम आपको उतने ही वैल्यू के शेयर्स इशू कर देंगे। मतलब आप डिबेंचर होल्डर थे, आपने डिबेंचर के पैसे दिए थे, रिडेम्पशन का टाइम आया, पैसे लेने का टाइम आया, तो कंपनी पैसे नहीं दे रही, कंपनी दे रही है आपको शेयर्स। कंपनी बोल रही है सर डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा ऑप्शन देती है। सबको नहीं देती। बोला सर किसको देती है? उन लोगों को जिसे कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करती है। कन्वर्टिबल डिबेंचर ये ना इशू के वक्त ही बता दिया जाता है। आइए, व्हाट आर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? होल्डर हैव द ऑप्शन टू एक्सचेंज, बदली करना, डिबेंचर्स अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर्स। होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने डिबेंचर्स के बदले पैसे ना लेकर इक्विटी शेयर ले ले और कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए। इस तरह के डिबेंचर को कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं। आपको पता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दो तरह से इशू होते हैं। एक होते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल
और एक होते हैं पार्टली कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल का मतलब है कि अगर कंपनी ने 10 लाख के डिवेंचर आपको दिए तो रिडेम्पशन के दिन पूरा 10 लाख रुपए का आपको शेयर्स मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल। एंटायर डिवेंचर अमाउंट कन्वर्ट्स इनटू शेयर्स। पार्टली का मतलब है कि हो सकता है कंपनी आपको बोल रही कि सर 40% का आप शेयर ले लो और बाकी का मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर का शेयर आपको नहीं दिया जा रहा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक तो हो गया आपका कन्वर्टिबल, और जो डिवेंचर्स कन्वर्टिबल ऑप्शन के साथ नहीं आते, यानी जिन डिवेंचर्स में कंपनी ऑफर नहीं कर रही कि सर लो डिवेंचर के बाद अब शेयर ले लो, ये ऑफर नहीं दे रही है, तो वो कहलाएंगे नॉन कन्वर्टिबल। ये देखिए, होल्डर हैव नो राइट, होल्डर के पास राइट्स नहीं है, डिवेंचर होल्डर के पास राइट्स नहीं है टू कन्वर्ट दीज डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी। मतलब इस डिवेंचर को, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर को कंपनी शेयर या किसी भी दूसरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं करेगी। जब तक डिवेंचर आपका ड्यूरेशन है आप रखो, रिडेम्पशन के वक्त आपको पैसे दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही? ये कहलाएंगे नॉन कन्वर्टिबल। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है वो है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन, कई बार ना ऐसा कंफ्यूज, रजिस्ट्रेशन मतलब कहीं जाके रजिस्ट्री करानी है क्या? नहीं नहीं बाबा, रजिस्ट्रेशन का मतलब यहां पर रजिस्टर वर्ड है, याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन वर्ड रजिस्टर वर्ड से आया है। क्या होता है ना, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो दो तरह से इशू करती है। एक कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स के नाम पर एक प्रॉपर रजिस्टर बनाती है जिसमें अपने डिबेंचर होल्डर के नाम, एड्रेसेस, फोन नंबर्स, उनके पैन नंबर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डेड, अमाउंट पेड, सारा डिटेल मेंटेन करती है, सारा डिटेल। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। देख रहे हैं, कंपनी पूरा डिटेल अपने पास मेंटेन कर रही कि कौन कौन उसके डिबेंचर होल्डर है और किन डिबेंचर होल्डर के पास कितने डिबेंचर है, कितने पैसे मिले कंपनी को। कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, होल्डिंग्स। होल्डिंग का मतलब है कितना डिबेंचर है आपके पास, आर मेंटेन्ड इन द कंपनी रजिस्टर। कंपनी अपने रजिस्टर में ये सारा डिटेल मेंटेन करती है। ठीक है, आपको पता है अगर कंपनी इस तरह के डिबेंचर इशू करती है ना, जहां पे सारा डिटेल डिबेंचर होल्डर का मेंटेन हो रहा, तो इसको रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। ऐसे केस में ना एक समस्या है। बोला सर समस्या क्या है? समस्या यह है ना फ्रेंड्स कि अगर आपने कंपनी से रजिस्टर्ड डिबेंचर परचेज किया, ठीक है, अब आप ये डिबेंचर रिडेम्पशन तक अपने पास नहीं रखना चाहते, आप किसी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहते हैं या गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप इसे डिलीवरी, मतलब ऐसा नहीं कि भैया आओ ये लो हमारे तरफ से डिबेंचर रख लो, तुम आज से तुम इसके मालिक हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर डीड बनाना पड़ेगा, ट्रांसफर डीड, है ना। सॉरी, ये देखिए, ट्रांसफर रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग फॉर्मल ट्रांसफर डीड। अगर आप अपने डिबेंचर थर्ड पार्टी को देना चाह रहे, किसी और को बेचना चाह रहे, गिफ्ट करना चाह रहे, तो आपको डीड, जैसे घर, फ्लैट, जमीन खरीदते तो डीड बनती है ना, सेल डीड, वैसे यहां पे ट्रांसफर डीड बनाना होगा और प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटिंग होगी, तब जाकर आप किसी को बेच सकते हो। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कंपनी डिटेल मेंटेन कर रही ना, कंपनी भी तो जानना चाहेगी कि वो डिवेंचर अब कहां है, किसके पास है, तो कंपनी को भैया सेल डीड का डॉक्यूमेंटिंग चाहिए, है ना। तभी अब मैंने, मान लीजिए मैं मिस्टर ए हूं, मैंने कंपनी से डिवेंचर लिया, मैंने मिस्टर बी को बेच दिया या गिफ्ट कर दिया, तो अब जब इंटरेस्ट लेने का टाइम आएगा, जब डिवेंचर का रिडेम्पशन का टाइम आएगा, अब मिस्टर बी जा रहा है यूं ही खाली हाथ कि भैया मैं मालिक हूं, मुझे दे दो पैसे, कंपनी नहीं देगी। कंपनी बोलेगी अगर तुम ओनर हो तो दिखाओ ट्रांसफर डीड कहां है, लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
तब जाके पैसे मिलेंगे। नाउ ये थे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब हम लोग बातें कर रहे हैं बियरर डिबेंचर्स। बियरर मतलब जो वो होल्ड करेगा उसी को कंपनी सारा पेमेंट करेगी। ये डिबेंचर ना इजी टू डिलीवर है, इजी टू सेल। ये देखिए, बस अपने हाथों से दूसरे के हाथों में थमा दीजिए, काम खत्म। ऐसे डिबेंचर का कंपनी कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डिबेंचर किसके पास ट्रांसफर किए गए। बस जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा डिबेंचर का, जिसके पास डिबेंचर के सर्टिफिकेट्स होंगे, कूपन डॉक्यूमेंट्स होगा, वही कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर है। मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल किया तो मिस्टर बी डिबेंचर के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी, कंपनी उसको रिडेम्पशन में पैसे भी देगी। मिस्टर बी मिस्टर सी को सेल कर दिया तो मिस्टर सी लेकर जाएंगे, कंपनी मिस्टर सी को पैसे देगी, मिस्टर सी को इंटरेस्ट देगी। कहने का मतलब ना, यहां पे रजिस्टर, डीड, डॉक्यूमेंटिंग, ये कोई झोल झमेला नहीं है। बहुत आसानी से ये डिबेंचर फ्लेक्सिबली मूव करता रहता है ना। ऐसे डिबेंचर को बियरर डिबेंचर्स कहते हैं। ट्रांसफरेबल बाय सिंपल डिलीवरी विथ नो कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। कंपनी ना नाम पता ठिकाना एंड ऑल ज्यादा मेंटेन नहीं करती। कंपनी बोलती है भैया जो लेकर आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, ये था आपका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स। आइए एक और करते हैं। ये है हमारा कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर का लास्ट बेसिस है, 5 नंबर। ये देखिए, कूपन रेट मैंने कहा था ना अभी, कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट। कौन सा रेट? इंटरेस्ट रेट। क्योंकि डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है रेगुलर इंटरवल पर, तो ये क्लासिफिकेशन उसी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हो रहा है ना। 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट और एक होते हैं जीरो कूपन रेट। बोलो सर ये क्या चीज है? स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब कि जब कंपनी आपको डिबेंचर्स इशू करती है उसी वक्त आपको बता देती है कि कंपनी इस डिबेंचर के बदले एवरी ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपको पहले से पता है कि हर साल एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो सकता है ना। यहां पर इंटरेस्ट रेट यह आपको दिया जाता है 10%, 8%, 6%, 12%, जो भी कंपनी बताए। तो अगर इंटरेस्ट का रेट है तो वो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ना कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बताती, खाली डिबेंचर्स बोलती है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? ये देखिए, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स का मतलब ये डिबेंचर्स इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट। ये देखिए, इसमें पहले से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। कहने का मतलब 10%, 20%, 12%, 6%, ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट नहीं देगी, मैं बोल रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यहां पर। नो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट। तो सर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? आपको पता है यहां कंपनी क्या करती है? ये देखिए, नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। पीरियोडिकली नहीं देती, हर 6 महीने में, हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कंपनी क्या करती है, जब जीरो कूपन रेट डिबेंचर इशू करती है, लेट सपोज कि डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कितना है डिबेंचर का फेस वैल्यू? 100 रुपीज। तो जब इस तरह के डिबेंचर कंपनी इशू करती है ना, तो कंपनी इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट देती है। इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट, DEEP। डीप मतलब बहुत ज्यादा, और इसीलिए ना इस तरह के डिबेंचर को डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये देखिए, याद रखिएगा,
इस तरह के डिबेंचर को डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, सुनाओ, लेट सपोज मान लेते हैं कि कंपनी ने डिस्काउंट दिया 40%। कितना डिस्काउंट दिया? 40%। देख रहे, अच्छा खासा डिस्काउंट है। नाउ 100 का 40% 40, तो आपने ये डिबेंचर एक्चुअल में कितने में खरीदा? 60 रुपए में, 60 रुपीज। ये है आपके लिए इशू प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? इशू प्राइस। सो क्या हुआ? आपने 100 का डिबेंचर 60 में खरीदा, 40 रुपए कम, डिस्काउंट मिल गए। अब जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा ना, जब पैसे लौटाने की बारी आएगी, तो कंपनी आपको 100 रुपए लौटाएगी, पूरा डिबेंचर का वैल्यू, पूरा फेस वैल्यू। अब आप सोचो, 100 के डिबेंचर आपने कितने में खरीदे? 60 में, और कंपनी ने रिडेम्पशन के दिन आपको कितना लौटाया? 100। आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया? 40। यही 40 रुपीज माने जाएंगे कि कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। बात समझ में आ रहा? ये देखिए, इशूड एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। इस तरह के डिबेंचर डिस्काउंट में इशू होते हैं टू फेस वैल्यू। ये डिस्काउंट फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस, ये आपका इशू प्राइस 60 रुपए, एंड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो 60 रुपए और 100 रुपए, इसका डिफरेंस कितना आया? 40 रुपए। यही कहलाएगा आपका इंटरेस्ट। ये रहे स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स और जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। याद रखिएगा, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहलाते हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन डिफरेंट बेसिस। आई होप बात समझ में आ गई होगी।